हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने शाम को 5 बजे जो रिवीजन कराया था मैंने चैप्टर नंबर 1 2 3 तक वो कर लिया होगा। जिन बच्चों ने मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो और रिवीजन की वीडियो नहीं देखी, प्लीज मेरे चैनल पे देख लेना, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, एग्जामिनेशन का जो ये टाइम है बहुत क्रूशियल है। हम 4 अलग अलग पार्ट में पूरे सिलेबस को बांट रहे हैं, 3 3 3 3, यानी कि अभी हम लोगों ने 5 बजे कंप्लीट चैप्टर 1 2 3 का अच्छे से रिवीजन कर लिया। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हम लोगों ने बना लिए सारे के सारे, इजीली क्लास कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लिया, 3 के 3 चैप्टर्स का। और अब मैं रात को 8 बजे यहाँ पे 1 2 3 चैप्टर क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। इन 3 चैप्टर से पिछले 3 4 साल में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो करवा रहा हूं। मैंने आपको बताया था 4 चीजें करवाऊंगा। हर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन विद एनसीईआरटी, हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के केस स्टडीज अलग से, और हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज। अगर आप हर एक चैप्टर में ये 4 चीजें करके जाओगे, और मॉक टेस्ट जो एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल हैं जरूर बना के जाना, उन्हीं 3 मॉक से पूरा पेपर दिखेगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब आप इतना कुछ करके जाओगे तो बताओ नंबर क्यों नहीं आएंगे। डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन करोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज आराम कर रहे होंगे, यार आज इंग्लिश आज पेपर दे के आए हम लोग, तो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे आराम से, फिजिकल का पेपर दे के आए आराम से, थक गए, रेस्ट करेंगे। आज आप लोग ना 25% सिलेबस आज ही खत्म कर दोगे। 18 19 20 21 और 21 तारीख को सुबह लाइव भी है, ध्यान रखना 6 बजे, और 22 तारीख को सुबह लाइव है 5 बजे। इन दोनों लाइव को हर एक कॉमर्स का बच्चा अटेम्प्ट करना चाहिए, हर एक बच्चा। डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रोज शाम को 8 बजे 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस के एमसीक्यू भी करा दूंगा जितने भी पेपर में आ रखे हैं विद आंसर्स। और इनका क्लास आपको टेलीग्राम पे और एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मैट के अंदर क्लास आपको इसके पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगे जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया आपको, ये रात को 8 बजे चैनल पे आ जाना। यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा बिकॉज बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप रात को 8 बजे आ जाना चैनल पे, ताकि आपको इन चारों चैप्टर के पीवाईक्यू मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्लीज आपने आंसर्स को मत देखना, और मैंने जो प्लान किया है कि जो मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा उनके आंसर्स दिखाऊंगा आपको कि यार सीबीएसई क्या मांगता है आंसर्स में, वो रीड करवाना जरूरी है। और जब मैं आपको केस स्टडी कराऊंगा सीरीज, जो कल आने वाली है केस स्टडी सीरीज, उस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को आंसर्स नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। टॉप मैनेजमेंट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की प्लान करता है। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप। प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और फिर हम स्टाफ रखते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज प्लान आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, जितने भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन भी हो, उसके लिए क्लास डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई भी डिफरेंस अगर आता है एक्चुअल आउटपुट और प्लान आउटपुट में, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब हमेशा ध्यान रखना रीडिंग की, आपको प्रोसेस पूछा है। Highlighted in the above, which started at the planning stage itself and is implicit and inherent। ध्यान रखना, जो inherent है, implicit है in all the functions of management, ये लाइन ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन अलग से भी 1 मार्कर के एमसीक्यू में इस साल पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनो, तुम्हें पेपर में देखने को भी मिलेगा। बताओ क्लास, कौन सी ऐसी चीज है जो स्टार्ट हो जाता है प्लानिंग से लेकर चलता है कंट्रोलिंग तक, जो कि इम्प्लिसिट है, इनहेरिएंट है सारे फंक्शन में, जो कि सभी फंक्शंस को चलाने के लिए जरूरी है। तो सही आंसर है कोऑर्डिनेशन। तो आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स, कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स। मैंने कोऑर्डिनेशन के कीवर्ड्स में पढ़ा रखा है तुम्हें, है ना, तो तुम्हें शाम को 5 बजे पढ़ाते, देखो ये तुमने बिल्कुल लिंक कर पाओगे। Bind all the other function of management. It is common thread that run through all activity. It is implicit and inherent in all functions of organization. सभी functions के अंदर inherent है, चलता रहेगा सभी function के अंदर। तभी coordination क्या होता है, essence of management है। मैंने sample paper, compartment paper, main year के questions paper रख रखे हैं। तो ये 22-23 के sample paper में ये question देखने को मिला था, ये उसका आंसर है जो सीबीएसई मांगता है। अगर आपका coordination सही है ना, आप अंदर अपनी own language में बनाकर लिख सकते हो। इतना लेंथ ठीक है, 2-4 लाइन और बढ़ा के चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। सेकंड,
After completing his MBA degree, Aman joined multinational company Gioa Limited. His job demands long hour of commitment to the organization. He is responsible for integrating diverse element and coordinating all the activities of the business and impact on society. बच्चों याद करो, प्लीज आंसर मत देखना पहले, अगर आप आंसर देखोगे ना अपने आप को फिर दिमाग काम नहीं करेगा। आप खुद सोचो, यही सेम लाइन मैंने तुम्हें क्लास कल आज सुबह आज शाम को पढ़ाया था, सेम लाइन। He is responsible for integrating diverse element and coordinating all the activity of the business and impact society. His job is complex and stressful. Identify the level of management at his join. तो ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इसके दो फंक्शन आपको परफॉर्म करने, जो ऊपर लिखा है उससे ज्यादा। तो कोई भी दो फंक्शन लिख सकते हो, लाइक सर्वाइवल, कंपनी के सर्वाइवल के लिए वो जिम्मेदार है, वो कंप्लेंट्स लेता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, और वो कनेक्ट करता है आउटसाइड द वर्ल्ड, कनेक्ट करता है गवर्नमेंट से, अरेंज करता है सारे के सारे रिसोर्सेज, कोई भी एनी टू लिखना है। और यस, ही इज वर्किंग ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, और फंक्शन जो है ये तीन फंक्शन है, आपको कोई भी दो फंक्शन लिख देने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब कौन कहता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, कोई केस स्टडी नहीं है, तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप करता है, एक इंडिविजुअल इंसान नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस हैं, अलग अलग काम किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक इंसान सफिशिएंट नहीं करने के लिए, तो ये ग्रुप का काम है। ये आई को वी से रिप्लेस करता है, जो मैंने हिंदी में लिखा उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दूंगा, पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है डायनामिक फंक्शन है। जनरली पीपल रेसिस्ट चेंज, आपको ये लाइन याद है एनसीईआरटी की, पीपल रेसिस्ट change. Management dynamic function है, is a dynamic function and has adapt itself to the changing environment. An organization interact with its external environment, which consists various social, economical, political, legal factor. In order to be successful, an organization must change itself, its goal according to the need of the एनवायरमेंट। तो मैनेजमेंट को मैनेजमेंट हेल्प करता है क्लास, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट करने के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट में, क्योंकि लोग चेंज को अपनाते नहीं है। क्योंकि चेंज क्या होता है, एक फैमिलियर एनवायरनमेंट से एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में शिफ्ट होना, इसी को तो कहते हैं चेंज। और इसको कौन अडॉप्ट करता है? कोई नहीं करता। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है इस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन और क्लास आप कुछ भी लिख सकते हो लैंग्वेज में, जो यहाँ लिखा है वो भी, जो मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हो। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन है, ये फीचर्स की बात चल रही है, तो 3 डायमेंशन है, आप तीनों डायमेंशन के बारे में लिख देना। वर्क, पीपल, ऑपरेशन। अब बताओ क्लास, पीपल के अंदर क्या क्या आता है? स्टाफिंग आता है, और क्या आता है क्लास? डायरेक्टिंग आता है। कंट्रोलिंग किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। प्लानिंग किसके अंदर आता है? वर्क। ऑर्गेनाइजिंग किसके अंदर आता है? वर्क के अंदर। और लास्ट में जो पीपल है, पीपल के अंदर ऑपरेशन है, उसमें आता है प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स। इस तरीके से लिखोगे ना, थोड़ा सा बॉक्सेस वगैरह बना के, स्टेटमेंट वगैरह प्रॉपर बना के, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है 1 का एक्सप्लेन किया, 2 लाइन छोड़ के, 2 का 2 लाइन छोड़ के, 3 का, इस तरीके से लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है, Pallavi started a wedding planner company Dream Unlimited in 2016 and her target was to be the amongst the top 10 companies in this field within the next 3 years. ये उसने गोल बना लिया। For this, ये उसका गोल है। For this, she employed people having different skills. She worked hard and united the efforts of different people to achieve the goal. मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जिन बच्चों को ना केस स्टडी में दिक्कत होती है, मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, केस स्टडी बनाने का जो करेक्ट तरीका मुझे लगता है वो है, पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये कब पढ़ना है? आप क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा, 15 मिनट पढ़ने का टाइम होगा, आप तब भी पढ़ सकते हो। और चाहो तो आपने देखा ही होगा कि जो फिजिकल का पेपर आपने दिया उसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिला ही होगा। शुरू के 15 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए मिलता है, वो यहाँ भी मिलेगा आपको हर पेपर में। तो उसमें आप क्वेश्चन को ऑनलाइनिंग कर सकते हो, पूछा क्या है। वो पेन चलाने नहीं देते शीट्स पे, लेकिन हाँ कई सारे स्कूल्स में देते हैं, और आप हाईलाइट कर सकते हो यार जो पूछा है, मस्ट है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ये पेपर आ गया, तो मैं ऐसे पढ़ूंगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन एनी 2 सच फीचर। कोई भी 2 फीचर के बारे में बताना है। द वे ऑफ पल्लवी मैनेजिंग हर बिजनेस हाईलाइट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, मुझे यहाँ से पता चला कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, और ये सबको अच्छे से आता होगा, आसान क्वेश्चन है। लेकिन आपको अंडरलाइनिंग करना है कि ये कौन सा फीचर कहाँ से कहाँ तक पढ़ के पता चला कि यहां से यहां तक ये वाला फीचर है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, पल्लवी स्टार्टेड अ वेडिंग प्लान। अब आपको पता चल गया कि हाँ क्वेश्चन पूछा क्या है, तो दिमाग ना उसको पकड़ने के लिए ना एकदम कैच करने के लिए रेडी रहेगा। पल्लवी स्टार्टेड अ वेडिंग प्लानर कंपनी ड्रीम यूनाइटेड इन 2016 एंड हर टारगेट वाज टू बी बिकम अमंग्स द टॉप 10 कंपनी। वो टॉप 10 कंपनीज में आना चाहते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। तो ये जो टॉप 10 कंपनी में आना चाहती है, यही क्या है क्लास? गोल ओरिएंटेड। आंसर देखो क्लास, मैनेजमेंट इज
गोल ओरिएंटेड, ध्यान रखना गोल ओरिएंटेड, यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल अचीव द गोल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट बेसिक गोल विच आर, अच्छा ये आगे भी इसके बाद भी लिखा हुआ है, फॉर दिस शी एम्प्लॉयड पीपल हैव डिफरेंट स्किल्स, शी वर्क हार्ड, यहाँ पे शी वर्क हार्ड, यहाँ से ले लो क्लास, आप इस पैराग्राफ से ले लो, अब ये भी ले लेना, यहाँ से यहाँ तक भी लिख लेना, हर टारगेट को भी लिख देना, है ना, हर टारगेट को भी लिख देना, और यहां से शी वर्क हार्ड एंड यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टू अचीव दिस गोल, है ना, डिफरेंट पीपल टू अचीव दिस गोल, और द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स इन द इंडस्ट्री चेंज वेरी फास्ट एंड द कंपनी अडॉप्टेड कीप पेसिस। तो क्लास यहीं तक जो गोल है ना, यहीं तक आप लोग ले लो, यहां से यहां तक आप लिख देना मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इनके आंसर्स पे मत जाना, आप आंसर्स अपने आप ड्राफ्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई लाइन आपको यहां से फील हुआ, इस लाइन में कोई लाइन कम फील हुआ, अब वो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो इन्होंने लिखा है वही सही है, ये सिर्फ एक सजेशंस होते हैं आंसर शीट में। टीचर्स जो है अपने हिसाब से चेक करते हैं और बच्चे अपने हिसाब से लिखते हैं। सारे बच्चे रट्टाफिकेशन नहीं मारेंगे, जिनको जो लाइन ठीक लगती है वो लिखेंगे। सेकंड है क्लास यहाँ पे, द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर इंडस्ट्री चेंज वेरी फास्ट। अब यहां से ले लो, द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स इंडस्ट्री चेंज वेरी फास्ट एंड द कंपनी अडॉप्टेड कीप पेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना। तो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट यहां से यहां तक कोट कर देना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। तो ये क्या, मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है। ओके, बस दो ही लिखने थे तो आपने दो लिख के खत्म करना है। लेकिन इन्होंने आंसर में देखो 3 लिख के दे दिया आपको, है ना। नंबरिंग थोड़ी कैसे नंबरिंग हो गई यहाँ पे, ये अलग है क्लास, ये ना यहाँ पे जो नंबरिंग है ना, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है, राइट। चलो इसमें लिखा हुआ है क्लास आगे, आगे और भी लिखा हुआ है, एज प्लान द कंपनी अचीव इट्स टारगेट इन 3 years, ऑल द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन वर हैप्पी। देखो यहाँ पे देखो ऑल द एम्प्लॉय, देखो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हैप्पीली और सेटिस्फाइड की बात आ जाए तो समझ जाना वो इंटेंजिबल फोर्स की बात कर रहा है। ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज नोटिसेबल। ये नोटिसेबल है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कोट कर देना और लिख देना मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। तो आप हेडिंग डालोगे मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, और यहाँ से क्लास आप इसको लिख देना। इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए। अब देख लेना, पढ़ लेना आप, इतना सफिशियंट अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। आया समझ। तो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, आप चाहे तो डायरेक्टली आ जाए तो डायरेक्टली भी आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करने वाले, लाइन को कोट करने वाले आते हैं। आप आंसर लिख के यहाँ से यहाँ तक क्लास कोट कर देना कि यहाँ से यहाँ तक लाइन में ये है। नेक्स्ट है, Capture Limited is a construction company in which all the employees learn various way of dealing with diverse situation from their seniors. Diverse situation को senior से सीख रहे हैं। The company provide financial as well as non-financial incentive. This help the employee to grow and develop their abilities. Worker का ability भी क्या हो रहा है क्लास, बढ़ रहा है। और क्वेश्चन पूछा क्या है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड हियर। आप कोई भी 3 पॉइंट मत लिख देना, हाँ सर मुझे लेकिन इसको पढ़ के समझ नहीं आया कौन से 3 पॉइंट, तो पेपर छोड़ना मत। मैं आपको बताऊंगा क्लास आगे 20-21 तारीख में कि आपको कैसे एग्जामिनेशन में नहीं आते हुए भी आंसर्स को अटेम्प्ट करके आना है, नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, तो आइडेंटिफाई करना है और बताना है 3 पॉइंट, और कोई भी 3 पॉइंट जो इसके अंदर हाईलाइटेड है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लाइन को पढ़ो, आपको समझ आ गया रिक्वायरमेंट क्या है, आपने अंडरलाइनिंग कर ली रिक्वायरमेंट। अब आप क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। कैप्चा लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन विच ऑल द एम्प्लॉयज लर्न वेरियस वे ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशन फ्रॉम देयर सीनियर्स। द कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। दिस हेल्प एम्प्लॉय टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटी। देखो एम्प्लॉय जो है ना ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं क्लास या एबिलिटी को। द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव अ रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी, ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। यहां से लेकर यहां तक दी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कंपनी क्लास बना रही है ना, अच्छा सामान बना रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरी कर रही है क्लास, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलप द सोसाइटी। ये उसका इंपॉर्टेंस हो गया। हर बुक में लाइन अलग अलग लिखी रहती है, तो घबराना मत, ये कि एग्जैक्टली यही वर्ड लिखो। कुल मिलाकर सोसाइटी को डेवलप करने में काम करेगी। देखो यहाँ द ऑर्गेनाइजेशन, देखो वही लिखा हुआ ना, try to behave as responsible constituent of society and always creates good quality product। तो आपको यहां से लेकर यहां तक बस कॉपी पेस्ट मार के लिख देना, इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। दूसरा है इट हैज पॉजिटिव इमेज इन मार्केट, द ट्रेनिंग मॉड्यूल आर एक्सेलेंट एंड द एम्प्लॉय ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये देखो इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फंक्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये रहा ना, ये रहा क्लास। देखो आप सीधा सीधा यहाँ से कॉपी मार देना, यहाँ से कॉपी लेकर यहाँ तक पेस्ट कर देना, बात खत्म।
ओके। अच्छा, अगला क्या है, इन्होंने थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा लिखा है, आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, कॉप जहां पे कोट करने के लिए आएगा ना आप कोट कर देना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहीं भी लिखा नहीं कि आप कोट करो। लेकिन हाँ, इस लाइन को पढ़ के आपको समझ आया तो आपको इसी लाइन के अंदर क्लास मिक्स मैच करके लिख देना है कि हाँ जी मैनेज आप, या फिर आप इसको छोड़ दो, जो आपने याद किया वो लिख दो कि मैनेजमेंट जो है इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आता है उन चेंजेस को अडॉप्ट करता है, तो इट हेल्प्स क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और शुरू में इन्होंने जो बोला है ना क्लास, शुरू में डेवलपिंग एबिलिटीज, इससे इसके अंदर आप लिखोगे, यहां से जो शुरू में डेवलप कर रहा है एबिलिटी को ना, एम्प्लॉय ग्रो कर रहे हैं, तो इससे आप लिखोगे इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट किसके अंदर आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये 3 हेडिंग लिखोगे, अंदर का अपनी भाषा में बना बना के लिखो। इन्होंने 2-2 लाइन लिखा है, आप 4-4 लाइन लिख के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एक्सप्लेन करना चाहो कर देना, जहां पे लिखने का मौका ना मिले वहां पे एग्जाम्पल क्रिएट कर देना। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये देखो क्लास सिंपल क्वेश्चन है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, 2023-24 पिछले साल के मेन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अराउंड 40% पेपर, यकीन मानो 40% पेपर जो है 30-35 मार्क्स का पेपर जो आने वाला है वो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो कोई टीचर तुमको डरा रहा नहीं, केस स्टडी ही भरी रहती है, ज्यादा केस स्टडी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा केस स्टडी में कमजोर है वो फेल हो जाएगा। एक भी बच्चा भी इसमें फेल नहीं होने दूंगा, बस ये 4 दिन मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई कर लो। अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास कोशिश करो कि सब्सक्राइबर थोड़ा कोशिश करो कि ग्रो करें, आपकी सपोर्ट से ही हो पाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, रिवीजन सीरीज सब कुछ लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो कोई भी आप लिख सकते हो, एनी 4 गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लिख दो, ऑल परवेसिव हो गया, मल्टी डायमेंशन हो गया, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है, इंटेंजिबल है, ये कितने सारे लिखे हैं 7। आपको एनी 4 लिखना है और कोशिश करो कि जितने नंबर का क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन क्लास आपका है 4 नंबर का, तो कोशिश करो कि 12-13 लाइन में कम से कम लिखो, हर पॉइंट को 3 लाइन में जरूर लिखो, मिनिमम 3 लाइन। और ऐसा नहीं कि पूरा पेज ही भर रहे हो, बहुत ज्यादा 3 से 5 लाइन एक पॉइंट के लिए बहुत है, 5 से ज्यादा मत करना, 3 से कम मत करना। ओके। स्टेट एनी फंक्शन परफॉर्म बाय टॉप लेवल। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैं ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहा, मैं कल केस स्टडी सीरीज लेके आऊंगा, कल एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए, तो वहां पे मैं केस स्टडी कराऊंगा, वो सारी केस स्टडीज ही होंगी। अब आपको लगेगा सर ये तो हम लोग आग लगा देंगे इसमें, लेकिन यहाँ भी बच्चे गलती करके आते हैं तो पूरे नंबर नहीं मिलते थ्योरी में। स्टेट एनी 4 फंक्शंस, आपको 4 फंक्शन बताना है बस, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी फंक्शन है क्लास, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन ध्यान रखना, टॉप, ये लाइन केस स्टडी में कई बार पूछा गया है, और अभी भी एक केस स्टडी देखा था ना, उसमें भी ये लाइन पूछा गया था। रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करना, है ना, और उसका सारी चीजों को अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, है ना, फॉर्मुलेट करना, ओवरऑल गोल स्ट्रेटजी प्लान फॉर्मुलेट करना, और जितनी भी एक्टिविटी सोसाइटी पे इंपैक्ट डाल रही है ना, उन सारे एक्टिविटी के लिए कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी पेपर 2023-24 में मेन पेपर का क्वेश्चन है, पिछले साल का ही, राइट। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ने पूछे गए हैं। तो सबसे पहला, ब्रीफली एक्सप्लेन एंड एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लो, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी नहीं है, सीधे 1 2 3 4 आपको दिया गया है, कोई भी 3 जो आपका दिल करे, जो आपको अच्छा लगे, एनी 3 आप इसमें से एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। आई होप डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आराम से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, ये हो गया क्लास, वही है ना, वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आंसर के साथ दिया है मैंने। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे, एसपीसीसी ऐप पे, दोनों पे अवेलेबल है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्लास आपने एक्सप्लेन करना है। 1 2 3 4 दिया गया है, कोई भी 3। अब ये किसी और के सेट में आया होगा, ये किसी और के पेपर में आया होगा, और ये वाला किसी और के पेपर में आया होगा, राइट। तो 8th क्वेश्चन के अंदर था, ये भी 4 टेक्निक थे, और 9th के अंदर 4 आपको दे दिए। तो कोई भी ठीक लगे आपको, हेडिंग डालो और एक्सप्लेन करो, और एक एक लाइन छोड़ते जाना ना, एक एक लाइन आपने एक एक्सप्लेन किया, फिर छोड़ के दूसरा एक्सप्लेन किया, फिर छोड़ के तीसरा, इस तरीके से। और 3 ही करना, एनी 3 जो तुम्हारा दिल करे, चारों मत कर देना, बस टाइम वेस्ट होगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे, शुरू के 3 ही चेक होंगे। फिर अगला, अब ये ना एक केस स्टडी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। कंपनी का नाम क्या है, येलो पंपकिन। तो येलो पंपकिन ऑनर्ड इट्स कमिटमेंट, यार इसी से ही समझ जाऊंगा डिसिप्लिन है। बताओ, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना अगर आप भी मेरी तरह सिर्फ इसी से समझ गए। मैंने कितनी बार चीख चीख के चिल्लाया, जहां कमिटमेंट पूरा करने की बात होगी, जहां बात होगी ऑनर देयर कमिटमेंट की, जहां टॉप लेवल या मिडिल लेवल या एम्प्लॉय कुछ वादे करे एक दूसरे के कमिटमेंट को, सिर्फ ऊपर वाला वादा नहीं करेगा,
नीचे वाला का जो कमिटमेंट है ना वो भी पूरा कर रहा है, तो समझ जाना क्लास वो डिसिप्लिन है। येलो पंपकिन ऑन इट्स कमिटमेंट एंड नॉट ओनली इंक्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर्स बट आल्सो गिव देम बोनस इन एडिशनल इंसेंटिव। आप डिसिप्लिन तरीके से रहोगे, अच्छा करोगे, बोनस मिलेगा, और डिसिप्लिन तरीके से नहीं रहोगे तो इसमें पेनाल्टी भी लगाई जाती है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आइडेंटिफाई करो जी, पहचान ले डिसिप्लिन, लेकिन साथ में एक्सप्लेन भी करो, तो डिसिप्लिन को आपको एक्सप्लेन भी करना है। 2022-23 का देखो, पिछले साल से पिछले साल का ये मेन पेपर का क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं केस स्टडी। येलो पंपकिन इज एन ये नहीं इतना करके छोड़ दो, पढ़ जरूर लेना, कुछ ट्विस्ट ना हो क्वेश्चन में। इज एन इटालियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली well known for its fresh and authentic dishes including pasta, pizza, etc. It has been serving its customer for last 20 years. It had been winning various award and recognition for its services. During COVID-19 suffered huge losses as the effect of COVID reduced, the business started picking up. The management of Yellow Pumpkin also decided to go in for home delivery service, increase revenue and profit. For this they need support of their workers to work overtime. Workers से support चाहिए overtime के लिए। Yellow Pumpkin entered into an agreement with the workers. Workers के साथ agreement किया कि extra hours काम करोगे बिना additional payment के, ताकि हम loss को recover कर सके। तो commitment दिया ना employees ने agreement में। In return they promised to increase the wages of the workers when the mission is accomplished. और इन्होंने भी promise करके दिया, worker से promise लिया कि आप बिना extra पैसे के दिन रात मेहनत करोगे, extra काम करोगे, कई घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे, और मालिक ने प्रॉमिस किया कि भाई आप जब ये गोल पूरा हो जाएगा, हम लॉस से निकल जाएंगे, तो हम आपको एक्स्ट्रा हाई वेजेस बढ़ा देंगे उस टाइम पे। और आगे लिखा है क्लास, the worker put extra hours as committed and just 3 months the restaurant business turn around and it's become profitable again। तो फिर से कोविड-19 के बाद दोबारा ये प्रॉफिटेबल हो गया। तो कमिटमेंट दोनों ने पूरा किया, जिसकी वजह से क्लास ये कौन सा प्रिंसिपल है, देखो आंसर में लिखा है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में क्लास आप एक्सप्लेन कर देना, इस जरूरी नहीं ये एक्सप्लेन करो, जो आपने पढ़ रखा है डिसिप्लिन के अंदर उसी को सिंपल अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देना, ये सही होना चाहिए। अंदर का अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। 11 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो 50% तो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, ये पेपर मैंने नहीं बनाया, ये 2022-23 का मेन पेपर है। आप पेपर को डाउनलोड करके सीबीएसई की वेबसाइट से देख सकते हो, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। समझ रहे हो, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, सीबीएसई ने अपने पेपर में दिया हुआ था। तो क्यों डरते हो, कॉन्फिडेंस अगर आ गया ना अपने अंदर, सब कर लोगे। डरते रहोगे, रोते रहोगे, जो नेगेटिव बोल रहा है मत सुनो, मेहनत करो, डराने का कोई काम नहीं। यहाँ पे पेपर बहुत सिंपल आएगा, एवरेज आएगा, नॉर्मल आएगा, बहुत टफ पेपर नहीं आना, आसान पेपर आएगा, आराम से कर लोगे। लेकिन हाँ, उसमें जो केस स्टडीज आएंगे ना, उसके लिए कल मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ, अगली केस स्टडी। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा, केस स्टडी एमसीक्यू भी हो जाएगा, रिवीजन मैंने शाम को कराई दिया आपको, सब कुछ कवर। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट, कंटिंजेंट और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका वो हम ऐसे आंख बंद करके लगाते नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल कब लगाना है, उसका इंपैक्ट क्या होगा पता रहता है इसमें। कंटिंजेंट है, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट क्या करता है क्लास, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करता है कब कौन सा प्रिंसिपल लगाना है। और फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लास ऐसे नॉर्मली विश और विल, जो मालिक है उसके विल और विशेष से नहीं होता है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट की जाती है। तो बस यही लिखा हुआ है, इसको आपने क्लास एक्सप्लेन कर देना है। और आप बिजनेस में कोशिश करा करो कि पॉइंट टू पॉइंट में एक्सप्लेन करो, वो ज्यादा सही रहता है, पेज भी ज्यादा भरते हैं और वो समझने भी आसानी होती है। अब ये क्वेश्चन 2022-23 के ना कंपार्टमेंट पेपर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अभी मुझे लग रहा है केस स्टडी है, शुरू में ही डिसाइड कर लो जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना कि कौन सा केस स्टडी है, तो जैसे ही आप यहाँ टिक कर दोगे समझ जाओगे केस स्टडी यहाँ से पढ़ना है। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो यहाँ पे हल्का सा डॉट लगा देना कि यार इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना है क्योंकि ये केस स्टडी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टू प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट अडॉप्टेड बाय अभिषेक। देखो ये जो दो प्रिंसिपल है ना, वो जनरल मैनेजमेंट का आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, नॉट खाली आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन भी करना है, एनी टू। तो कोई भी दो टेक्निक, कोई भी दो प्रिंसिपल ऑफ, ये हेनरी फ्योल के बारे में है और ये टेक्निक टेलर का है, एक्सप्लेन करना है। पढ़ते हैं, कोई अंडरलाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पहचानना है और लिखना है। अगर तुम ना पहचान पाओ ना तो कोई भी लिख देना, बट खाली पेज छोड़ के मत आना, कोई भी लिखोगे तो नंबर कुछ ना कुछ तो देगा आपको। अभिषेक स्टडीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर व्हेन ही वाज इन क्लास 12। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही नाउ he is trying to apply its knowledge while doing his business by using different technique and scientifically analyze work. He found one best way of doing the job. वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब क्या होता है क्लास, वन बेस्ट वे यानी कि इसे बोलते हैं मेथड, है ना, एक मेथड, ये आपका हो गया मेथड
स्टडी, राइट। बाई रिमूविंग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, है ना, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिमूव कर दिए, तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिड्यूस किस में करते हैं? मोशन स्टडी के अंदर। पढ़ा है ना आपने, वीडियो उठा के देख लेना, मैंने यही लाइन लिखी है, बेस्ट मेथड मेथड स्टडी, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हटाना जो हो गया वो मोशन स्टडी हो गया। ही रिड्यूस द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग जॉब, है ना, टाइम जो है वो कम कर दिया गया है। नॉट ओनली दिस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रीगेन स्टैमिना, ही स्टार्ट गिविंग मोर रेस्ट इंटरवल। अब जो रेस्ट इंटरवल की बात आती है वो किसके अंदर आती है? वो आती है फैटीग स्टडी के अंदर। अब इन तीनों, ये तीनों के तीन दे रखे हैं और आपको कोई भी दो एक्सप्लेन करना है, तो कोई भी दो उठा के जो तुम्हें आसान लगे, इसके बारे में तुम ज्यादा जानते हो, वो एक्सप्लेन कर लेना, और क्या पता तुम दो ही पहचान पाओ तो उनको एक्सप्लेन कर देना। ही फाउंड नो डिस्क्रिमिनेशन, लो इक्विटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी बेसिस पे, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ही इंश्योर दैट द कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ये रहा रेम्यूनरेशन और इक्विटी। बताओ पढ़ के मजा आया कि नहीं, पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, मैंने आसान क्वेश्चन नहीं दिया आपको, क्वेश्चन कंपार्टमेंट का पेपर तो और टफ आता है। तो ये आपने सीबीएसई के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, ऐसे 12 के 12 चैप्टर कराऊंगा आपको, बिल्कुल भी हार नहीं मानना, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। नेक्स्ट 13, एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक। अब यहां भी देखो क्लास, आपको कोई भी दो टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करना है, ये भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। कोई भी दो टेक्निक, 22-23-24 का ही है, कोई भी दो टेक्निक क्लास आपको एक्सप्लेन करना है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। और दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एनी 3 बेसिस। अब ये क्वेश्चन ना आप अपने आप बना के लिख सकते हो, ऐसे जब भी डिफरेंस आएगा टेबल बनाना और यहाँ बेसिस जरूर लिखना। सबसे पहला मीनिंग, कोई भी डिफरेंस अगर आता है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का या कहीं का भी, तो सबसे पहले मीनिंग है कि भाई वो है क्या। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव वन ऑर्डर, है ना, रिस्पॉन्सिबल एक सुपीरियर के लिए। और डायरेक्शन का मतलब क्या है क्लास? एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, वन हेड वन प्लान। अब उसका एम क्या होगा और इम्प्लीकेशन क्या होगा? जब भी किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंस आए, एम, इम्प्लीकेशन, आप चाहो तो इसका मेरिट और डीमेरिट लिख सकते हो, यानी कि कॉन्ट्रावेंशन, अगर इसका उल्लंघन करोगे, वायलेट करोगे तो क्या होगा, इसका वायलेट करोगे तो क्या होगा, इसका वायलेट करोगे तो क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। बट क्योंकि बहुत छोटा सा है, 3 बेसिस पे पूछा गया है, तो इन्होंने एम डाल दिया, इम्प्लीकेशन। आप चाहो तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हो, यानी कि लिमिटेशंस क्या है इसका और फायदा क्या है वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या, इट प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन, ये लिख लो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पॉज करो, मैं बार बार बोलता हूँ, जो चीज बार बार बोलता हूँ बिल्कुल स्किप मत करना। एग्जाम टाइम में ना दिमाग बिल्कुल कनेक्ट रहता है सीबीएसई ऑफिशियल से, कैसा पेपर आएगा बता सकता हूँ मैं आपको। डुअल सबऑर्डिनेशन, ये पेपर दे के आओगे ना, खुद बोलोगे हाँ सर कुछ तो सेंस था आपके अंदर, आपने जो बताया वही आया। ये मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूं, तो इसीलिए मिस मत करना कोई भी चीज। पेपर दे के आओगे ना, पिछले साल के बच्चे भी बोलते आए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ये पहली बार मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, 13 साल हो गए लगभग मुझे पढ़ाते पढ़ाते। 13 टाइम बच्चे पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम मेरे, ठीक है। चलो 12 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इट प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन, डुअल सबऑर्डिनेशन को रोकता है। इट अफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के जो इफेक्ट है ना, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं क्लास यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन ये ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को रोकता है, ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को रोकता है और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डालता है। तो ये होगा डिफरेंस। 14 क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, यानी कि सेकंड चैप्टर जो है ना उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं? 3 क्वेश्चन बोल दिया आपको, इनमें से क्लास क्या करना है, कोई भी 2 एक्सप्लेन कर देना है। और डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रीब्यूशन मेड बाय टेलर और कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फ्यूल, कितने लंबे लंबे डिफरेंस तुमको बताए हैं, कोई भी क्लास 2 या 3 बेसिस पे आप लिख देना, कोई भी 3। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है, ये होता है शॉप फ्लोर यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है। और कमांड इसमें क्या होता है क्लास? स्टांच क्लास प्रोपोनेंट। और आप ये लिख सकते हो कि जो हेनरी फ्यूल है ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, आप वो लिखना जो मैंने लिखवाया है, ये सीबीएसई के आंसर्स हैं, आप ये मत लिखना, जो मैंने लिखा है वो लिखना कि ये फॉलो करता है यूनिटी ऑफ कमांड को, जबकि ये फॉलो नहीं करता, ये वायलेट करता है, कहता है 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। एप्लीकेबिलिटी, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन बनता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बनता है ना। ये प्रैक्टिशनर थे, ये साइंटिस्ट थे। ये जनरल मैनेजमेंट है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। 3 बेसिस लिखने, कोई भी 3 उठा के लिख देना। मैंने तुमसे कम से कम 7-8 पॉइंट से ज्यादा तुमको मैंने डिफरेंस करवाए हैं इसके। तो आई होप मैंने आपको पूरे साल भर पढ़ाया था, ये आया भी था। और देखो 2023-24 के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर था। तो सीबीएसई के सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, चाहे वो मेन पेपर का हो चाहे वो सैंपल पेपर का हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक। अब आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 दिया गया है। अब इसमें ये नहीं बोला कि किसी एक को करना है, 2 करना है, तो तुम्हें तीनों के तीनों को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पिछले 3 साल में, तुम देखो यार इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सर ने तैयारी कैसी करी, पेपर आ कैसा रहा है ना, ये पेपर का क्वेश्चन है।
अब ये 3 पॉइंट आपको दिया है, जनरल गाइडलाइंस है, यानी गाइडलाइंस है, आप रैंडमली आंख बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते ना प्रिंसिपल्स को। बिहेवियरल नेचर है, इंसान के बिहेवियर को चेंज करता है, और प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ये बनता है, मतलब रैंडमली कोई सोच के नहीं बना देता इसको, बार बार एक्सपेरिमेंट की जाती है, मेथड स्टडी, इमोशनल स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी जैसे स्टडीज को इस्तेमाल करके प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। तो कोई भी आपको 3 पॉइंट, 3 ही दे रखे, सारे ही क्या करने हैं आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखो ये गाइडलाइन लिखा, इसके 2 पॉइंट, फिर ये लिखा, इसके 2 पॉइंट, फिर ये लिखा, इसके 2-3 पॉइंट, ज्यादा लंबा नहीं लिखना आपको, और आंसर आप पढ़ लो अगर आपको कोई डाउट लगे तो। तीसरा क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 में ना हमें लग रहा है ये केस स्टडी है, लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है। तो यहां देखें, इन द लाइट ऑफ द अवर सिचुएशन एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एनी 2 पॉइंट्स हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लिखने हैं, और कोई भी 2 पॉइंट लिखना है, कोई लाइन कोट नहीं करनी, पढ़ना है, पहचान लेना और अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देना है, यही तो है। तो पढ़ो जरा। बर्जर्स एंड क्लास फज वाज अमंग द first fast food chains in India which pioneered the concept of family style restaurant। तो क्लास इन्होंने सबसे, तो ये क्या कर रहे हैं, जब भी कोई चीज फर्स्ट होती है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आंसर में देख लो, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये पहला एडवांटेज जो है वो लेके जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको, 2 लिखने हैं। विच पायनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली स्टाइल रेस्टोरेंट, हाउएवर द ओवर ईयर्स इट स्टार्टेड लॉन्ग losing business to the multinational food chains like McDonald's and Pizza Hut वगैरह, and soon had to shut down. The reason to shut down was inability of manager to identify, understand and evaluate to react the forces of external to the firm। ध्यान रखना क्लास, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉब्लम क्या करी, तो ये समझ ही नहीं पाए कि यार होने क्या वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाला है, ये समझ ही नहीं पाए। तो इट हेल्प्स टू कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, और ये इवन ये भी लिख सकते हो, इट हेल्प्स टू फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो अगर इन्होंने स्कैन किया होता तो इनको वार्निंग सिग्नल मिल जाता, ये चेंजेस को अडॉप्ट कर देते, इन्होंने जो किया नहीं। इन्होंने 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, एनी 2 लिखने, कोई भी 2। तो इन चारों में से ना, अगर मान लो किसी बच्चे ने पहले 2 लिखा, किसी बच्चे ने आखिरी 2 लिखा, हर बच्चे एक जैसे तो लिखेगा नहीं, कोई भी 4 में से 2 लिख दोगे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास में और भी पॉइंट दिए हैं, तो आप कोई भी इसमें से आप ढूंढ के लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जो सबसे ज्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे, वो तो एक रैपिड चेंजेस है, और ये जो पहला और दूसरा ना सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। तो आप कोशिश करना कि जो आप पॉइंट्स लिखो वो आपकी इस केस से थोड़ा बहुत कहीं लिंक खाता हो, रिलेट खाता हो। स्टेट एनी 3 फीचर, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी 3 फीचर लिखना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, कोई भी 3 फीचर, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कोई भी 3। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर, एनी 3 लिखना है, कोई भी 3 लिख देना है आपको, कोई भी 3 जो आपको ठीक लगे वो फीचर लिख देना। एक्सटर्नल फैक्ट, या जो ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, कंटिंजेंट हो गया, या फिर या आप ये समझिए कि कंटिंजेंट हो गया, फ्लेक्सिबल है, जो भी आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है ना, वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, एनी 3। तो कोई भी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ये लिखना है, कोई भी 3 लिख सकते हो। अगला, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का 3 फीचर्स, डिमोनेटाइजेशन व्यूज एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर पीपल विद ब्लैक मनी एंड हैड अ डिक्लेयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड टैक्स पेयर एट पेनल्टी रेट। तो कोई भी 3 फीचर जो मैंने लिखवाए ना वो लिखना। यहाँ तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मिलेगा और इसको तो याद करना संभव ही नहीं है। तो जो मैंने आपको लिखवाए ना एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन में, कि डिमोनेटाइजेशन का फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या है, तो वो आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। डिमोनेटाइजेशन से क्लास क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी। तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए किया जाता है ना, टैक्स और जो अनअकाउंटेड इनकम लोग छुपा के रखते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। इवन डिमोनेटाइजेशन लेड्स टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि लोग अपना जो सेविंग्स है ना उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आए, जो बैंक को इस लायक बनाता है कि वो इवन लोन देगा आपको लोअर रेट्स पे। तो ऐसे 3 पॉइंट लेते हैं और इवन ये कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी को भी प्रमोट करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को मैंने 19 क्वेश्चन बता दिया, आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आपको पता होना चाहिए मैंने सारे करा दिए। ऐसे ही मैं कल भी लेके आऊंगा वीडियो, शाम को रिवीजन कराऊंगा 5 बजे और 8 बजे वीडियो लेके आऊंगा पीवाईक्यू की, और 19 को भी लेके आऊंगा और 20 को भी, और इन 4 दिन के अंदर पूरे 12 चैप्टर अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी बीएसटी में तो मुझे बताओ, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी 80 आउट ऑफ 80 आए, अगर आप इन 4 दिन में मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलो बाय।